नमस्कार दोस्तों। आए दिन ढेर सारे एक्टर्स काम करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं कि बड़ी बड़ी फिल्मों में मौका मिल जाए, सीरियल्स में मौका मिल जाए, हमारी दुनिया भी कहीं और पहुंच जाए। लेकिन ऐसे कई एक्टर्स के साथ आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं मुंबई में घटती रहती है। घटनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, अच्छी, बुरी, खौफनाक, भूतिया। अब हमारा चैनल है तो हम नॉर्मल सी कहानी तो लेकर नहीं आएंगे ना, अच्छी घटनाएं कहानी तो लेकर नहीं आएंगे, कुछ भूतिया ही लेकर आए होंगे ऑब्वियसली। आज से लगभग 6 साल पहले रितिका नाम की लड़की के साथ एक शूटिंग के दौरान एग्जैक्टली क्या था, एक बहुत खौफनाक घटना घटी। वो पूरी जिया बताएगी भाई, आइए जानते पूरी कहानी। ये जो घटना घटी थी रितिका के साथ 2018 में घटी थी। रितिका ये दिल्ली की रहने वाली लड़की थी। इसको हमेशा से क्या था कि इसको ना एक्टिंग में ट्राई करना था। इसको सीरियल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसको सीरियल की हीरोइन बनना था, ऐसा वाला था। बचपन से सपना था कि मैं जाऊंगी मुंबई में, ऑडिशन दूंगी और वहाँ पे जो भी मैं अपना स्ट्रगल करूंगी, अपने प्रोफाइल भेजूंगी तो कोई ना कोई शो वाले मुझे कास्ट कर ही लेंगे। इसी चक्कर में वो दिल्ली से मुंबई आ जाती है। मुंबई के अंधेरी नाम के इलाके में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे वो पीजी में एक लड़की के साथ रह रही थी, जिस लड़की का नाम अंकिता था। अंकिता और ये दोनों साथ में रह रही थी। और ये जो आई थी ना 2017 के टाइम में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई थी। और जो अंकिता थी वो नेचर में बहुत अच्छी थी, पहले से ऑलरेडी उस घर में, अंधेरे के उस घर में रह रही थी। और ये पीजी में गई थी रितिका, लेकिन रितिका से अंकिता अपनी बहन जैसा बर्ताव करती थी। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि पीजी वाली लड़कियां किसी से अच्छे से बात करे और ऐसा बहन वाला बिल्कुल वो संबंध रखे, बात करे, वैसा बिहेव करे, बहुत कम होता है। लेकिन अंकिता बहुत अच्छी थी, तो रितिका भी उसका बहुत ध्यान रखती थी, अंकिता भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। और अंकिता उसको बताती भी थी कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कैसे तुझे ऑडिशन देने जाना है, किधर किधर चीज़ें होती है ऑडिशन वाली, सब चीज़ें, सब कुछ A to Z वो रितिका को गाइड कर रही थी। देखा है तो उसकी, बोलते ना कि एक गॉड फादर टाइप होते हैं इंडस्ट्री में, उस टाइप की वो थी उसकी। पूरी तरह से उसको लेके भी ऑडिशन के लिए जाती थी। कोई भी शो का ऑडिशन चल रहा है, तो फिल्म का हो, वेब सीरीज का हो या सीरियल का, कोई भी ऑडिशन चल रहा है उसको साथ में लेके जाती थी। ऐसा वाला चल रहा था। 2017 से 2018 का 1 साल का टाइम कब बीत जाता है रितिका को पता ही नहीं चलता है। और उसे काम भी नहीं मिल रहा था। 1 साल पूरे हो गए थे, उसने एक भी काम नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो गुड लुकिंग नहीं थी, अच्छी खासी दिखती भी थी, जैसे लुक्स के रिक्वायरमेंट होते थे वहाँ पे प्रोफाइल भी भेजती थी, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। वो रीज़न नहीं समझ पा रही थी। मैंने दिल्ली में एक्टिंग कोर्सेज भी करी हूँ, एक्टिंग भी उतनी गंदी नहीं है मेरी, तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन में रहती थी। अंकिता उसको बार बार समझाती थी कि देख, ज़रूरी नहीं है कि सबको अचानक से काम मिल जाए, सब लोग अचानक से एकदम स्टार बन जाए। बहुत सारे एक्टर्स हैं, अपने बॉलीवुड में भी हैं, बहुत इंडस्ट्री में, जो बहुत साल तक स्ट्रगल किए तब उनको काम मिला है। शायद तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, शायद तुझे कुछ बड़ा काम मिलने वाला होगा, इसलिए तुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। रितिका को समझाती थी तो रितिका भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर अंदर बोलते ना इंसान के अंदर नेगेटिविटी आने लगती है कि यार छोटा मोटा भी काम नहीं मिला मुझे, क्या मैं इतना छोटा कोई ऐड भी, छोटा मोटा ऐड भी डिज़र्व नहीं करती करना, क्या कुछ भी करना डिज़र्व नहीं करती। तो वो टेंशन में रहती थी। 2018 का टाइम चल रहा था। 2018 में ये जनवरी का लगभग लास्ट वाला टाइम चल रहा था। लास्ट वाले टाइम में उसे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है कि आप हमारे इस एपिसोडिक सीरियल के लिए लीड फाइनल हो रही हो, तो क्या हम आपका प्रोफाइल आगे भेज दें, आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए। तो रितिका सुनती है लीड फाइनल हो रही हूँ मैं कोई एपिसोडिक सीरियल के लिए, वो फटाक से हाँ बोलती है हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं मुंबई में ही हूँ, शूट लोकेशन क्या होगा फाइनल होने के बाद आप बता देना। एकदम एक्साइटेड हो जाती है। वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जो भी था वो आगे प्रोफाइल भेजता है और आगे भेजने के बाद रितिका फाइनल हो जाती है। इसकी ज़िंदगी का ये पहला काम होने वाला था। भले ही एपिसोडिक था, कोई बड़ा शो नहीं था, बड़ा सीरियल नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें एज अ लीड आना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उसको मिलता है काम तो बहुत खुश रहती है। अंकिता को बताती है, अंकिता भी बहुत एक्साइटेड होती है, बताती है कैसे कैसे जाना, कैसे एक्टिंग करना, कैसी कैसी चीज़ें तू करेगी, सेट पे जाएगी, सब कुछ अच्छे से रितिका को समझाती है, क्योंकि अंकिता थोड़ा बहुत काम करी हुई थी। ये जो शूट लोकेशन इसको आता है, कॉल टाइम आता है शूट लोकेशन का,
जो नायगांव में था। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जो कोई नायगांव में शूट होता है, कोई फिल्म सिटी में होता है, या कोई मुंबई के मर्ड वाले इलाके में होता है। अलग अलग एपिसोडिक जगह। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो बता दें कि एपिसोडिक मतलब ऐसे शोज होते हैं जो एपिसोड वाइज बदल जाते हैं। हाँ, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, लाल फियर इश्क आया फाइल्स, था। लाल इश्क, दुनिया भर के बहुत सारे एपिसोडिक बहुत, शोज हाँ। रहे हैं। हाँ एपिसोडिक मतलब ये है कि हर एपिसोड में अलग एक्टर्स आने वाले हैं। हाँ, कहानी बदलने वाली है। हाँ, कहानी बदलने वाले। और जो लॉन्ग रनिंग शो होते हैं उसमें एक ही स्टोरी चल रही होती है उन्हीं उनको एक्टर डेली की। सोप्स बोलते हाँ, हैं, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ। हाँ, तो अब आगे बताओ। तो इसका नायगांव कॉल टाइम आता है तो ये काफ़ी वो होती है, टेंशन में आती है कि मैं इतना दूर कैसे जाऊंगी, क्योंकि अंधेरे में रहती थी और अंधेरी से नायगांव जो एरिया है मुंबई का वो बहुत दूर है। तो अंकिता उसको समझाती है, बोलती है रितिका तू टेंशन मत ले, सुबह सुबह कॉल टाइम है तो तू ट्रेन से चले जाना, कौन सी बड़ी बात है। और मुंबई के मोस्टली लोग जो होते हैं ऐसे शूट करने वाले, ज़्यादातर लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। मैं भी किया हूँ कई बार। सब करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई छोटी बात भी नहीं है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना, उल्टा वो ज़्यादा इजी रहता है। तो बोलती है रितिका कि हाँ सुबह सुबह भीड़ तो नहीं मिलेगी। वो बोलती है नहीं, उधर जाने के लिए उतनी भीड़ सुबह सुबह नहीं होगी, लेकिन इवनिंग का टाइम तो कितने बजे तेरा सब खत्म होता है तेरा सीन, वो टाइम मुझे फ़ोन करना। अगर शाम के टाइम का होगा तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत भीड़ हो सकती है। तो ये बोलती है कि ठीक है। ये जब कॉल टाइम मिलता है उसका दिन भी फाइनल हो जाता है और ये अपने शूट लोकेशन पे पहुंच जाती है। ट्रेन से ही गई थी, पहला दिन बहुत मज़े में एकदम अच्छे से शूट करती है। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तो लीड कर रही थी, हीरोइन थी उसमें, तो सब लोग ट्रीटमेंट भी हीरोइन जैसा दे रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। मेकअप भी बहुत अच्छा था, उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग था, अच्छा था। तो उसको बहुत मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि वो बिल्कुल खो जाती है। सोचती कि वाह यार, ऐसे मुझे एपिसोडिक्स भी मिलते रहे तो मुझे मज़ा आ जाएगा, डेली शूट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे खुश होती है। और पहला दिन शूट कंप्लीट हो गया, दूसरा दिन भी अच्छे शूट कंप्लीट हो गया। अब और 1 या 2 दिन का शूट होगा। तीसरे दिन अपने शूट लोकेशन पहुंचती है तो उस दिन पता चलता है कि आज तो पूरा दिन शूट करेंगे ही, रात में भी लेट रात तक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत सीन जो हैं वो रात वाले सीन हैं। तो रात के लगभग 12 या 1 बजे जो अपना है फिनिश होगा सब वर्क। तो आपको 12-1 बजे तक टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर सब एक्टर्स को बताया जाता है। तो ये भी अब टेंशन में आती है, बोलती है कि मैं अगर 1 बजे तक छूटी, 2 बजे तक छूटी तो ट्रेन भी तो नहीं मिलेगी कोई, तो मैं लौटूंगी कैसे अंधेरी, मैं क्या करूंगी, टेंशन में आती है। और अंकिता को रितिका फ़ोन करती है। अंकिता बोलती है ज़्यादा टेंशन मत ले तू, वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तू टेंशन मत ले, अगर उनसे बात कर ले, अगर हो गया तो सेट पे ही रुक जाना। कई बार होता है सेट पे रूम्स होते हैं ऐसे जो रोकने के लिए रहते हैं कि कोई बाई चांस नहीं जा पाया, दूर जाना तो सेट पे रुक जाते हैं, उनसे बात कर लेना। लेकिन रितिका जब सुनती है कि अंकिता की तबीयत ख़राब है वो टेंशन में जाती है, बोलती है तुझे हुआ क्या है, मुझे बता, अच्छे से बता। अंकिता को ऐसा बोलती है रितिका। अंकिता बोलती है फीवर बहुत ज़्यादा है। तो ये बोलती है रितिका तूने मेडिसिन कुछ खाया, बोलती है खाई तो हूँ लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा मेडिसिन से, और उठ भी नहीं पा रही हूँ बेड से, इतना ज़्यादा फीवर हो गया, अचानक से फीवर आया है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। अब रितिका को हो अलग टेंशन, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अंकिता, बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। वो सेट पे भी बात करने लगती है, बोलती है थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या, या कल आप लगा लो, मेरी दोस्त की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे जाना ज़रूरी है। लेकिन सीरियल वाले या शूट वाले सुनेंगे ये बात, उनका बजट रहता है कि इतने बजट में इतने टाइम में सब खत्म करना है, तो वो तो नहीं सुनने वाले, बुक के रहते ना चीज वीज सब। हाँ, तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, बोलते हैं नहीं नहीं हो नहीं पाएगा, आधी रात तक छूटोगे आप तो आधी रात का टाइम में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है आधी रात में छूटेंगे तो मैं कौन से हॉस्पिटल में उसको लेके जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। वो बोलते हैं मैडम वो हमको नहीं पता, उस मैटर में कुछ नहीं कर सकते, आप किसी और दोस्त को बोल दो, कोई और जाके देख ले। बोलती मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, अब क्या कर सकती थी, कितना बात करें उन लोगों से। अपना ये छोड़ देती है और शूट कंटिन्यू होता है। शूट से लगभग रात के 1:45 बजे सब एक्टर्स छूटते हैं, पूरा शूट कंप्लीट होता है। आज ये सीरियल का शूट कंप्लीट हो गया, एपिसोडिक्स पूरा ख़त्म, पूरा बोलते हैं ना पैकअप हो गया पूरा। उसके बाद अब सब एक्टर्स, कुछ कुछ नए गांव के रहने वाले थे, कुछ कुछ स्कूटी से या बाइक से आए हुए थे, तो कोई लड़का बाइक से आया तो बोला किसी लड़के को मैं तुमको साथ में लेके चला जाऊंगा। ऐसे करते करते सब लोग कहीं ना कहीं से चले जाते हैं। जो बाकी एडी थे, जो डायरेक्टर थे, उनका भी शायद वहीं के रहने वाले थे, कुछ उनका नज़दीक का ही था। अब इसको टेंशन कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उतने रात में कौन सी ऑटो ढूंढूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक जो
एडी था जिससे इसकी थोड़ी बहुत बात होने लगी थी, पहचान हो गई थी। वो एडी बोलता है मैं तो यहीं पर नायगांव में मेरा एक दोस्त है, वहाँ रहने वाला हूँ, लेकिन चलो बाहर मैं तुम्हारे लिए एक ऑटो ढूंढ देता हूँ, क्योंकि अकेले तुम लड़की कहाँ कहाँ ढूंढोगे। ये बाहर रोड साइड जाता है और वहाँ पे लकीली एक ऑटो वाला उसे दिखाई देता है। वो ऑटो वाला दिखाई देता है और ये जो एडी था वो बोलता है कि देखो वहाँ पे ऑटो खड़ी है, जाओ तुम उससे बात कर लो और कहाँ जाना है तुम देख लेना, बाकी सामान वामान समेटना है, मुझे जाना ज़रूरी है। एडी सिर्फ ऑटो दिखाता है और वो चला जाता है। इतना हेल्प कर ले वही बड़ी बात है, सब लोग इतना नहीं करते हैं। तो ये ऑटो वाले के पास जाती है। ऑटो में एकदम सुनसान अंधेरा रखा था, छोटी सी लाइट जो जलाते ना ऑटो में वो भी नहीं जला के रखा था। वो उसका मुंह देखने की कोशिश करती है, ऐसा सब देख देख के बोलती है कि भैया आप अंधेरी चलोगे। वो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर से बोलती है हेलो भैया क्या आप अंधेरी चलोगे। वो बोलता है हाँ चलूँगा। उसकी आवाज़ ना बहुत भारी थी और बहुत रूड आवाज़ थी उसकी। इसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन मजबूरी में इंसान क्या ही करे। अब बोलती है कि ठीक है। ये ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो में बैठ गई, ऑटो चलनी स्टार्ट हो गई। नायगांव के बाहर से जो रोड से लगे हुए हैं, जिधर हाईवे से आ रहे हैं, रात के टाइम में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अभी के टाइम पे भी सुनसान होता है, दोनों तरफ से थोड़ा जंगली इलाका हो जाता है, पहाड़ वाला इलाका हो जाता है और अलग ही क्रीपी माहौल बन जाता है। अब जो अपनी रितिका है वो थोड़ी थोड़ी डर रही है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऑटो वाला कुछ गलत तो नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ये सब चीज़ें होती थी बहुत बार। रात के टाइम में वो ऑटो में ट्रैवल या किसी भी पब्लिक प्लेस में ट्रैवल ऐसे नहीं करती थी, लेकिन उसने सुनी थी कि मुंबई में ये सब डर नहीं होता है। तो यही बस हिम्मत बना बना के वो कैसे कैसे चल रही थी और कुछ नहीं बोल रही है। वो देख रही है कि ऑटो वाला नॉन स्टॉप मिरर में मुझे ही देख रहा है। वो ऑटो वाले के फेस की तरफ नोटिस करती है। वो बार बार ऐसे बोलते ना कि एक ऐसा सटल फेस लेके बड़ी बड़ी आंख करके इसको ही देख रहा है मिरर में पूरे टाइम। इसकी बॉडी में एक अलग से सिहरन दौड़ती है कि यार ये कुछ करेगा तो नहीं, ये कुछ गड़बड़ इंसान तो नहीं है। धक 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 इसको हो रहा है अंदर से। वो उस ऑटो वाले को देख रही है, वो ऑटो वाला नॉन स्टॉप इसको देख रहा है, लेकिन एक वियर्ड चीज नोटिस करती है। उस ऑटो वाले की आंख चमक रही है, अलग तरह से उसकी आंख चमक रही है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई कुत्ता बिल्ली जानवर थोड़ी इंसान की आंख चमके, वो भी उस तरह से। इंसानों की आंख वैसे नहीं चमकती जिस तरह से वाइट से चमक रही थी। ये सोचती है कि मुझे क्या करना है, दूसरी तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ देख ही रहे होती है, तभी अचानक से क्या नोटिस करती है, मैं तो किसी अलग ही इलाके में आ गई हूँ। एकदम पतली सी रोड है, दोनों तरफ से जंगल और झाड़ियां लगी हुई है और ऑटो वाला नॉन स्टॉप ऑटो चलाया जा रहा है। ये घबराहट के मारे आती है और उससे बोलती है भैया आप ये कौन से रोड से लेके जा रहे हो? आपको हाईवे वाले रोड से लेके जाना चाहिए था ना। वो कुछ भी नहीं बोलता है, अभी भी जो ऑटो की स्पीड थी एकदम तेज कर देता है। बोलती है भैया ऑटो रोको, एकदम जोर से चिल्लाती है भैया मैंने बोली ना ऑटो रोको। फिर भी ऑटो वाला कुछ नहीं बोल रहा, स्पीड बढ़ा दिया जैसा कि वो कहीं पर ले जाकर टकरा देगा, जोर से ऐसे स्पीड बढ़ा दिया। वो चिल्लाती है भैया प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। चिल्लाती है भैया ऑटो रोको। वो ऑटो नहीं रोक रहा है और चलाए जा रहा है। चलाते चलाते अचानक से, आप विश्वास नहीं करोगे, ऑटो वाला की मुंडी ऐसे पीछे घूम जाती है, पूरी की पूरी पीछे घूम गई 180 डिग्री। हाँ, रितिका की तरफ। उसके मुंह से पूरा अजीब सा लाल लाल, जैसा कि उसके अंदर का सब मसाला निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है। उसकी आंख अलग ही सफ़ेद चमक रही है और उसको देख के बहुत ही वियर्ड तरह से गंदी सी हंसी हंस रहा है। इस चीज़ को देख के इतने ज़ोर से चीखती है रितिका, इतने ज़ोर से चीखती है कि अचानक से उसका सिर फट जाके तो जोर से चीखती है। और जो ऑटो थी, ऑटो की बैलेंस बहुत बुरी तरह से बिगड़ती है और वो जोर जोर से ऑटो वाला हंस रहा है, बैलेंस बिगड़ी और अचानक से ऑटो किसी पेड़ में या किसी चीज़ में जाके जोर से धड़ाम से टकरा गई। जोर से ऑटो टकरा गई, बस इतना ही याद है उसको। अब दूसरे दिन सुबह इसकी आँख खुलती है एक हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल था मीरा रोड का एक हॉस्पिटल। वहाँ पर इसकी आँख खुलती है, वहाँ पर एक आदमी उसके पास में ही बैठा हुआ था और पुलिस वाले भी वहीं पर खड़े थे।
जब उसकी आंख खुलती है एकदम घबराई हुई सी उठती है, बोलते मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो इंसान मुझे मार डालेगा, वो ऑटो वाला मुझे मार डालेगा। पुलिस वाले खड़े थे, बोलते क्या हुआ आपका, क्या हुआ मैडम, आप कौन मार डालेगा, बताओ हमको डिटेल में, इससे तुम खड़े हैं, अब बताओ किसने अटैक किया आपके ऊपर। वो बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे ऑटो से आ रही थी और ऐसा वो दिखाई देता है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। पुलिस वाले बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप हमको सिर्फ रोड पे पड़ी हुई मिले, हमको नहीं, ये जो आदमी है जो बता रहे हैं इनको आप रोड पे पड़ी हुई मिलती, इन्होंने हमको फ़ोन किया और हम लोग हॉस्पिटल में आए, आपको चोट के निशान हैं, आप शायद रोड पे गिरी होंगी इसलिए चोट के निशान है, लेकिन वहाँ पर कोई ऑटो थी ही नहीं। अगर कोई ऑटो टकराई होती कुछ तो निशान होता वहाँ पे टकराने का, वहाँ पे कोई ऑटो नहीं थी। ये बोलती है नहीं प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, वो शायद ऑटो वाला ना कोई भूत था, वो कुछ तो भूत था। पुलिस वाले बोलते हैं मैडम भूत तो कुछ नहीं होता, आप कैसी बात कर रहे हो, हाईवे पे आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, हो सकता है कि आप किसी ऑटो से आ रही होंगी, ऑटो वाले ने किसी चीज़ में टकरा दिया होगा और वो निकल गया होगा, आपने उसको नहीं देखी होगी और आप बेहोश हो गई हुई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस वाले नहीं समझते हैं। इससे पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ पर क्या करते हैं पुलिस वाले खुद इसको ड्रॉप करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसकी दिमाग हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसको ड्रॉप करके आते हैं अंधेरी के उस घर पे। जब उसकी दोस्त देखती है अंकिता, वो बीमारी से थोड़ी सी भी ठीक हो गई थी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, ऐसी हालत में रोने लगती है, बोलती है क्या हो गया तुझे। जब अपनी दोस्त अंकिता को बताती है तो अंकिता पूरी तरह से विश्वास करती है, बोलती है हो सकता है। क्यों? आए दिन ऐसे हाईवेज पे बहुत सारी घटनाएं घटती है और नए गांव के पास वाले हाईवे पे, मीरा रोड वाले पे, ऐसे बहुत सारे हाईवे पे आए दिन बहुत सारे लोग साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैंने भी सुनी हूँ। तो हो सकता है तू कोई ऐसे ऑटो में बैठ गई होगी जो शायद ऑटो थी ही नहीं और वो ऑटो ड्राइवर था ही नहीं, हो सकता है, और तू उसके भ्रम में फंस गई, उसके छलावे में आ गई और तेरे साथ सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया। भ्रमजाल ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद से रितिका ने कान पकड़ ली कि मैं कभी भी कोई भी शूट ऐसा लूंगी नहीं जहाँ पर मुझे आधी रात में ऐसे छोड़ दे कि मैं कैसे अकेले अकेले मुझे जाना है। और कमाल की बात यह है कि 95% केसेस में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है शूट के बाद कि जाओ घर समझ लो अपना जैसा करना करते ही ये शूट में। और ये सबसे ज्यादा गलत बात है। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है शूट वाला इंसान तो आप थोड़े से मतलब प्रोडक्शन वाला इंसान तो आप थोड़ा समझो कि बेचारी लड़की अकेले या लड़का अकेले कहीं जा रहा है, उसके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है तो वो क्या करेगा। आप तो अपना मस्त शूट कर लिया, आपको तो मजे मजे हो गए, आपको किसी और से मतलब नहीं, ऐसा मत सोचो। चलो नए गांव में थोड़ी चलती फिरती रोड फिल्म सिटी में भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, फिल्म सिटी में तो वो शेरवर भी निकलते हैं, तेंदुए भी निकलते हैं, तो चोर लुटेरे भी निकलते हैं भी। और वहाँ पे तो बोलते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत भागती है गाड़ी के पीछे, कई किस्से। हाँ, और दुनिया की कहानियां झूठी हो जाएगी, हाँ, लेकिन फिल्म सिटी की कहानियां कभी झूठी नहीं हो सकती। आप मानो या ना मानो, फिल्म सिटी में भूत प्रेत घूमते हैं। मुंबई फिल्म सिटी में उसके पीछे की कोई स्टोरी होगी हमारे पास, हम लेके आएंगे, पहले भी ला चुके हैं, आगे भी लेकर आएंगे। बाकी इसको यहीं पर खत्म करते हैं। ये कहानी किसके थ्रू मिली है? ये जो पूरी घटना की कहानी है ना, अंकिता ने लिख के भेजी है। चलो अच्छी बात है, आज की इस कहानी के जरिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सीख मिली होगी, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिला होगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।